हेलो बच्चों। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं सॉल्युबिलिटी का। जिसका आम भाषा में मतलब होता है घुलना। घुलना। देखो, इसके पहले डेफिनेशन समझते क्या लिखी है। इट इज़ अ मैक्सिमम, ये वर्ड याद रखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कि जैसे मान लो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 ml वाटर है H2O, इसके अंदर मैं मैक्सिमम कितने ग्राम में शुगर इसके अंदर डिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर उतनी शुगर डिजॉल्व हो जाएगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। इसके लिए हमें कुछ टॉपिक पता होने चाहिए। जैसे एक यहां पर लिखा मैंने डिसोल्यूशन, एक टर्म है डिसोल्यूशन। इसका देखो मीनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग सल्यूट इनटू सॉल्वेंट, या प्रोसेस ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड, प्रोसेस ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड। अगर कोई सल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर घुल रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। एक है मेरे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग है प्रोसेस इन विच सल्यूट पार्टिकल गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट। अगर आम भाषा में बोले कि अगर मान लो मेरे पास कोई सोल्यूशन है, इसके अंदर सल्यूट को मैंने सेपरेट करना है, सल्यूट को मैंने बाहर निकालना है, तो उस प्रोसेस को, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये देखो, पहले एग्जांपल लेते क्रिस्टलाइजेशन की। आपने +1 की क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपने बनाकर देखे थे ना। हमने क्या किया था, इम्प्योर सैंपल लिया, उसको वाटर में डिजोल्व किया, थोड़ा सा हमने एसिड डाल दिया, और फिर हमने इसको हीट किया। इसको हीट किया, और हमने क्या देखा था कि मेरे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनकर तैयार हो गए थे। अलग अलग मतलब सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल मेरे पास बनकर तैयार हो गए थे। तो क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है, अगर मैं चाहता हूँ कि सल्यूट के पार्टिकल अलग हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये देखिए, अगर सल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, तो क्या होगा, डिसोल्यूशन। अगर सोल्यूशन में से सल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना है, तो क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक आपको पता होने चाहिए। और एक देखो टर्म मेरे पास आती है, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन, और एक दूसरी है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, दो मेरे पास टर्म है, सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो, सैचुरेटेड वर्ड आ गया मेरे पास। हमने सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या लिखा था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मेरे पास वाटर है, 100 ml वाटर है। इसके अंदर मान लो मैं सिर्फ 10 ग्राम शुगर डिजोल्व कर सकता हूँ। 10 ग्राम में शुगर डिजोल्व कर सकता हूँ। अगर 10 ग्राम मैंने शुगर डिजोल्व कर दी, तो क्या मैं कोई और शुगर एक्स्ट्रा डिजोल्व कर सकता हूँ इसमें, नहीं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब वो सोल्यूशन इन विच no more solute can be added, no more solute can be added, जिसके अंदर और ज्यादा सल्यूट ऐड ना किया जा सके। जिसके अंदर नो आ गया, नो मोर सल्यूट कैन बी एडेड, जिसके अंदर और ज्यादा सल्यूट ऐड ना किया जा सके, तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और एक आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे मान लो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वाटर है 100 ml, इसके अंदर मैं 10 ग्राम शुगर डिजोल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इसके अंदर 8 ग्राम शुगर डिजोल्व की है।
अभी 2 ग्राम एक्स्ट्रा मेरे पास, 2 ग्राम की स्पेस मेरे पास पेंडिंग है, तो क्या मैं इसके अंदर 2 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर सकता हूँ, 1 ग्राम कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं। तो ये कौन सा सोल्यूशन है मेरे पास? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब वो सोल्यूशन इन विच more solute can be added, more solute can be added। ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास सॉलिबिलिटी था, अच्छा एक बात देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई लिक्विड हो, कोई लिक्विड हो, मान लो मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, वाटर, सॉल्वेंट है मेरे पास वाटर। अब इस वाटर मेरे पास क्या लिक्विड है, लिक्विड है। अब इस वाटर के अंदर मैं सॉलिड भी तो डिजॉल्व कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, मतलब सॉलिड भी तो हम डिजॉल्व कर सकते हैं ना, या फिर हम गैसेस भी डिजॉल्व कर सकते हैं। गैसेस जैसे वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी है, अलग अलग गैसेस है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैसेस इन लिक्विड। कि अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड किस तरह से डिजॉल्व होगा, कौन कौन से फैक्टर है जिसको अफेक्ट करेंगे, और सेम गैसेस किस तरह से वेरी करते हैं अपनी सॉलिबिलिटी को। तो देखो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं आपको 1-2 नंबर के, जो पूछे जा सकते एग्जाम में। तो देखो पहले मेरे पास है सॉलिड, solubility of solid, solubility of solids in gases, in gases, in liquid, sorry, solubility of solid in liquid। हम बात लिक्विड की कर रहे हैं, सॉलिड की कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने सॉलिड को डिजॉल्व करना है किसी लिक्विड में, और हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉलिड क्या होगा मेरे पास, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है। तो इसके फैक्टर कौन कौन से है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी। देखो कौन कौन से फैक्टर है। पहले नंबर पर मेरे पास आता है नेचर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके लिए बेटा आप ट्रिक क्या याद रखना कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कि मान लो अगर मेरे पास कोई पोलर सल्यूट है, कोई पोलर सल्यूट है, या कोई आयनिक सल्यूट है, आयनिक सल्यूट है, कोई पोलर सल्यूट है, मेरे पास कोई आयनिक सल्यूट है, तो ये किस में डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। ये किस में डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। देखो पोलर डिजॉल्व इन पोलर। अगर मेरे पास कोई पोलर सल्यूट है, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि मेरे पास आ गया NaCl आ गया, KCl आ गया, या मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड आ गया, या मेरे पास कैल्शियम सल्फेट आ गया, ये आयन बना सकते हैं, ये दे कैन फॉर्म आयन। इसके 2 पोल होते हैं, प्लस का माइनस का, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इनके पोल है। ये पोलर सल्यूट है, तो ये किस में डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। जैसे वाटर, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तो याद क्या रखना है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर आप इसी तरह से किसी नॉन पोलर सल्यूट को लोगे, कोई नॉन पोलर सल्यूट होगा, नॉन पोलर सल्यूट है, तो क्या वो पोलर में डिजॉल्व होगा, क्या वो किसी पोलर सल्यूट में डिजॉल्व होगा। देखो क्या ये लाइक है, नहीं। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, क्या सेम है, नहीं। तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो नॉन पोलर किस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर डिजॉल्व होगा किसी नॉन पोलर सल्यूट में।
किसी नॉन पोलर सल्यूट में, किसी नॉन पोलर सल्यूट में। ठीक है, बस आपने ये याद। अब देख लो कौन कौन से पोलर सल्यूट होते हैं, कौन कौन से नॉन पोलर सल्यूट होते हैं, देख लो एक बार। पोलर सल्यूट कौन कौन से होते हैं और नॉन पोलर सल्यूट कौन कौन से होते हैं। नॉन पोलर सल्यूट कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया था, जिसके दो पोल बन जाए प्लस माइनस के, जो प्लस माइनस के चार्ज कैरी करे वो होते हैं पोलर, और दूसरे कौन से होते हैं नॉन पोलर। तो पोलर में कौन सा आएगा मेरे पास, NaCl, KCl, मतलब जहाँ पर मेटल नॉन मेटल आ जाए। याद रखो, मेटल सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, पोटाशियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। या अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास आ गया पोटाशियम सल्फेट आ गया, या पोटाशियम, या मेरे पास आ गया कैल्शियम क्लोराइड आ गया, ये सबके सब क्या मेरे पास पोलर सॉल्यूट है, और ये किस में डिजॉल्व होंगे, वाटर में इजीली डिजॉल्व होंगे। और नॉन पोलर कौन कौन से है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास शुगर है, शुगर है, या अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास सक्रोज है, सक्रोज है। ठीक है, मेरे पास कौन से सक्रोज है, या अगर वो बोलूँ मेरे पास नेफ्थलीन है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, या कोई हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड है, तो ये किसके अंदर डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सल्यूट में। ये किसके अंदर डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है मेरे पास, देख लो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है मेरे पास, जो उनको डिजॉल्व कर सके अपने अंदर। ये होता है मेरे पास पेट्रोल, इथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है मेरे पास। ठीक है, सेकंड मेरे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ एरो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है मेरे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, solubility of solid, that is directly proportional to temperature of the solvent। इसलिए आपने देखा होगा कि हॉट वाटर में जो शुगर है वो इजीली डिजॉल्व हो जाती है। गर्म पानी में चीनी इजीली डिजॉल्व हो जाती है, ठंडे पानी में चीनी डिजॉल्व नहीं होती। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट टेम्परेचर का सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखो एक बात देखो कि जो रिएक्शन मान लो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, जो रिएक्शन इस तरह से सोल्यूशन बनाती है, मतलब जिस रिएक्शन में हीट सप्लाई की जाती है, जिसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, उनके लिए फैक्टर है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर इसके ऑपोजिट कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनको मिलाया, सॉल्यूशन बन गया और हीट बाहर निकल गई, मतलब किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये कंसेप्ट टेम्परेचर का उल्टा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो देखो दो फैक्टर आपने याद रखने। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, गोज डाउन।
ठीक है। और जो तीसरा फैक्टर मेरे पास प्रेशर का, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई रोल नहीं है। जो प्रेशर का इफेक्ट है बहुत ही निग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसको नकार दिया गया है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अगर इसकी बात करते हैं, इसकी सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रेशर का इसमें यहाँ पर कोई रोल नहीं है, प्रेशर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब इसके बाद मेरे पास आता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसी के ऊपर है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हमने गैस के बारे में पढ़ना है, जब गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, जब गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। तो देखो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस, वो गैस जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने जा रही है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस that can be dissolved in a fixed volume of solvent, fixed volume of liquid और solvent। लिक्विड को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके कौन कौन से फैक्टर है, यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉलिबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर है जो किसी गैस की सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। सबसे पहले देखो क्या नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। देखो जो रिएक्टिव गैसेस है, जो रिएक्टिव गैसेस है, रिएक्टिव गैसेस आर easily soluble reactive gases are easily soluble, for example in water, reactive gases are easily soluble in liquid। और दूसरी तरफ जो नॉन रिएक्टिव गैसेस है, नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव जो गैसेस है, दीज आर less soluble, these are less soluble in liquid, अब जैसे मान लो आपको आ गया कि आपके पास HCl गैस है, आपके पास NH3 गैस है, आपके पास CO2 गैस है, आपके पास हीलियम गैस है, आपके पास नाइट्रोजन गैस है। अब बताओ इसमें से कौन सी लेस सॉल्युबल है वाटर में। देखो हीलियम आ गया, नोबल गैस है, ये लेस सॉल्युबल है, नाइट्रोजन भी नॉन रिएक्टिव है, ये भी लेस सॉल्युबल है, HCl ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, NH3 अमाइन, अमोनिया, CO2 ये भी रिएक्टिव है। तो ये सबकी सब क्या मोर सॉल्युबल, ये सबकी सब क्या मोर सॉल्युबल एंड दीज आर लेस सॉल्युबल, ठीक है, दीज आर लेस सॉल्युबल। सेकंड इफेक्ट है मेरे पास टेम्परेचर का, सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर का, यहाँ पर लिखते हैं। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल है, देखो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने एक ट्रिक बताई है आपको याद रखने के लिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऊपर की तरफ एरो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस नीचे आएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। आप सबके पास बुक होगी, मेरा काम आपको यहाँ पर बेटा समझाना है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको केमिस्ट्री आसान लगेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी भी कम आएगी, कम हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे पास प्रेशर का, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी किसी गैस के किसी लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? गैस करो, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा लिक्विड का वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी। देखो इसको ना एक एग्जांपल, एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई ये लिक्विड है, एक गैस के मॉलिक्यूल अंदर है थोड़े, और थोड़े गैस के मॉलिक्यूल बाहर भी है, गैस के मॉलिक्यूल अंदर भी है बाहर भी है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा प्रेशर जब बढ़ाऊंगा, अब अगर मैं प्रेशर थोड़ा बढ़ाऊंगा, गैस के अंदर से गैस के बाहर भी है, अब अगर मैं प्रेशर थोड़ा बढ़ाऊंगा, देखो पहले ये बॉल इस तरफ है, अब मैं अगर थोड़ा प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड से बाहर थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो अंदर की ओर आएंगे, अंदर की ओर आएंगे और किस में जाएंगे, लिक्विड में। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर देख लो क्या होगा कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा, एज द प्रेशर इंक्रीजेज solubility of gas increases, solubility of gas increases। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ आएगा आपके यहाँ पर। एक लॉ आपके पास आता है हेनरी लॉ, एक लॉ हमारे पास आता है हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। ये देखो ये जो टॉपिक आपका प्रेशर का, इसी के ऊपर एक लॉ है हेनरी लॉ, जो आपने यहाँ पर लिखा है। बस इसको थोड़ा बनाकर लिख देना तो आपका हेनरी लॉ बन जाएगा। देखो हेनरी लॉ क्या कहता है, मुझे हेनरी लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द solubility of gas in liquid is directly proportional to the applied pressure, applied pressure in equilibrium, कंडीशन क्या है, बट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये मेरे पास हेनरी लॉ आता है। देखो ये भी यही कहता है, क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, m जो है मेरे पास, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। m इज व्हाट, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। p क्या है, प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, हेनरी लॉ आ जाता है। दिस इज व्हाट, हेनरी लॉ। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन कितना बढ़िया बनता है कि जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो भी मान लो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जैसे आप इसका कैप ओपन करते हो, आप इसका ढक्कन ओपन करते हो, सील ओपन करते हो तो आवाज आती है। क्या होता है, मान लो मेरे पास ये कोई कोल्ड ड्रिंक है, ये कोई कोल्ड ड्रिंक है इस तरह से। एक आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक है यही तक ही भरी होती है, पूरी यहाँ तक, अप टू द ब्रिम तक नहीं भरी होती, थोड़ी सी यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक है और थोड़ी सी स्पेस खाली है। ये प्रेशर मेंटेन करके रखा है स्पेस ने,
और यहाँ पर क्या गैस है, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस है। हमें जो टेस्ट आता है कोल्ड ड्रिंक का, वो कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड का नहीं, उसके अंदर गैस का आता है। और कौन सी गैस होती है? कार्बोनिक गैस, कार्बोनिक गैस। अब जैसे आप ढक्कन ओपन करते हो, जैसे ढक्कन ओपन करते हो, गैस बाहर, प्रेशर कम हो गया, गैस बाहर चलेगी। और अगर इसे ओपन रहने दे कुछ टाइम के लिए तो ये टेस्टलेस हो जाता है, टेस्टलेस। तो सारा का सारा खेल किसका? प्रेशर का है। सारा का सारा खेल किसका? प्रेशर का है। तो यहाँ से देखो एप्लीकेशन क्या बनती है मेरे पास हेनरी लॉ की। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। पहली एप्लीकेशन देखो क्या बनती है इसकी। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर बेवरेजेस इन सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो उसके अंदर गैस डिजॉल्व होती है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, जिससे गैस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होती है और हमें टेस्ट आता है। सेकेंड नंबर पे देखो, इन डीप सी डाइविंग, इन डीप सी डाइविंग, डाइविंग इसका मीनिंग देखो क्या, जो भी गोताखोर है जब ये समंदर के या नदी के अंदर जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाती है। नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। एज वी गो डाउन, समुद्र के नीचे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, जिसमें गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है हमारे ब्लड में। इसीलिए वो लाइट गैस का यूज़ करते हैं, इसीलिए वो लाइट गैस का यूज़ करते हैं। प्योर ऑक्सीजन नहीं होती उसके अंदर, कुछ अमाउंट उसके अंदर हीलियम की भी मिलाई जाती है, नाइट्रोजन की भी मिलाई जाती है। थर्ड नंबर पे क्या था मेरे पास? एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। मान लो हम ऊपर की तरफ पहाड़ों पर चढ़ गए हैं, हम पहाड़ों पर चढ़ गए हैं, पहाड़ों पर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कम होगा। पहाड़ों पर प्रेशर, प्रेशर कम होगा, कम होगा। तो हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड क्या है? लिक्विड। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, अमाउंट है, वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम जल्दी थक जाएंगे। ये एप्लीकेशन है हमारे पास हेनरी लॉ की, ठीक है। एक देखो, एक और क्वेश्चन क्या बनता है आपका, ये आपका हेनरी लॉ का नहीं है, वैसे एक क्वेश्चन है कि मान लो आपके पास ना दो केस है, एक समर मतलब गर्मियों के दिन और एक विंटर है, सर्दियों के दिन है। गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है? हाई, टेम्परेचर हाई होता है। अब जो समंदर है मेरे पास, ये जो पानी बड़ी नदी है, यहाँ पर इसका पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। अब जो एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश है, मान लो कोई फिश है या कोई क्रोकोडाइल है या कोई ऑक्टोपस है, अब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है। और वहीं पर विंटर में टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, टेम्परेचर लो होगा। यहाँ पे भी सेम मेरे पास एक्वाटिक एनिमल है जैसे फिश है। अब ये इजीली सर्वाइव कहाँ पर कर पाएगी? समर में या विंटर में? इजी सर्वाइवल कहाँ पर होगा? इजी सर्वाइवल कहाँ पर होगा? समर में या विंटर में? देखो, समर में टेम्परेचर ज़्यादा है, विंटर में टेम्परेचर कम है। हमने क्या किया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? कम होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। किसकी? डिजॉल्व ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो गई। ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसमें? लिक्विड में। तो इसे बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एनिमल्स। वेयर एज विंटर में टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, सप्लाई भी ज़्यादा होगी, सप्लाई भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसलिए विंटर के केस में एक्वाटिक एनिमल कैन फील मोर कंफर्टेबल, आराम से जी पाएंगे विंटर के केस में, ठीक है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ये था। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं।
ये देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने अब तक जो जो पढ़ा है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में देख लेना, भी हम यहाँ पर समझ लेंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो आप +1 में भी पढ़ चुके हो, और एक क्वेश्चन है मेरे पास 11th नंबर का क्वेश्चन, 11th। ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया हुआ था। तो देखो क्वेश्चन देख लेते क्या है। इथेनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड येट इट इज फ्रीली मिसेबल विद वाटर। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा मेरे पास, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इथेनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड येट इट इज फ्रीली मिसेबल इन वाटर। देखो इथेनॉल क्या था मेरे पास, इथेनॉल क्या मेरे पास C2H5OH। कहता है ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ये वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। जो शराब होती है, दारू, वाटर में इजीली डिजॉल्व होती है। इथेनॉल इज मिसेबल इन वाटर, वाई, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। देखो एक बात याद रखो, जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, जिसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा, जहां पर भी आपको H दिख जाए, लेकिन H के पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या क्लोरीन। अगर इनमें से कोई कंपाउंड आपको मिल रहा है जो हाइड्रोजन के पास है, इनमें से कोई अगर एटम है जो हाइड्रोजन के पास है, वो कौन सी बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। तो देखो इसका आंसर यही लिखा है, द मिसेबिलिटी ऑफ इथेनॉल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इथेनॉल में कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ, इसकी नॉर्मेलिटी आपसे पूछ लिया, हमने किया हुआ था +1 में। देखो नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला देख लो क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जैसे मान लो एक है मेरे पास 1.5 m H2SO4, ठीक है। एक है मेरे पास 1.2 m CH3COOH। तीसरे की यहाँ पर स्पेस नहीं बची, पहले ये दोनों कर लेते। देखो 1.5 H2SO4, देखो m क्या मेरे पास, मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मोलैरिटी कितनी है, 1.5। अब देखो एसिड आ गया, इसके पास कितने H है, 2 H है, मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 3। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 3 है। सेकेंड केस देखो 1.2 m CH3COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। इसमें देखो कितने H है, 1 H। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 1, क्या है 1.2n। ठीक है, ये देखो 1.5 मल्टीप्लाई 2 3n, 1.2 मल्टीप्लाई 1 1.2n। अब सिमिलरली 1m NaOH, अब देखो यहां पर 1m NaOH, ये बेस है मेरे पास, ये क्या बेस है, कितने OH है मेरे पास, 1। तो नॉर्मेलिटी क्या आएगी मेरे पास, नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, कितनी आएगी, 1n। ठीक है, कोई बच्चे बेटा कोई मुश्किल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच आउट ऑफ मोलैरिटी और मोलैरिटी विच चेंज विथ टेम्परेचर एंड वाई। कि एक तरफ मेरे पास है मोलैरिटी और एक तरफ है मोलैलिटी। कहते हैं इनमें से टेम्परेचर के साथ कौन सा चेंज होगा, मोलैरिटी या मोलैलिटी। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इन लीटर। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। वहीं पर जो मोलैरिटी है मेरे पास, इसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर चाहे बढ़े या कम हो, वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या है? मोलैरिटी विल चेंज विद टेम्परेचर। तो देखो क्या लिखा है, मोलैरिटी चेंजेस विद राइज इन टेम्परेचर। देखो मोलैरिटी चेंजेस विद राइज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर एंड दिस कॉजेज चेंज इन मोलैरिटी। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, विल द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट 500 डिग्री सेल्सियस बी सेम, लेस और मोर। देखो वो क्या कहता है, ये देख लो एक बार क्वेश्चन, अब ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा है। विल द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस बी सेम, लेस और मोर देन मोलैरिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये देखो उसने दो केस लिए। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस कि जिसमें मोलैरिटी जो है मेरे पास, मोलैरिटी है किसी सॉल्यूशन की एट 25 डिग्री सेल्सियस। और सेकंड केस में कहते जब वो टेम्परेचर को 25 की जगह पर 50 डिग्री सेल्सियस करते तो मोलैरिटी जो सेकंड केस वाली है, सेकंड केस वाली, ये क्या दोनों सेम आएगी, इक्वल आएगी, या कम होगी या ज़्यादा होगी? देखो टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी। तो मोलैरिटी 50 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तो कम हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 50 डिग्री टेम्परेचर होगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू 25 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या आंसर लिखा है यहाँ पर, मोलैरिटी एट 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी लेस देन एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? एक देखो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन 3 कंपोनेंट सिस्टम। देखो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना आएगा आपके पास? 1 नहीं आता। ये भी हमने क्या होता, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना आएगा आपके पास? 1 नहीं आएगा। अब ये 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 11वें नंबर का क्वेश्चन ये देखो जो सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। गिव द रीजन एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एनोशिया। हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड मतलब जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वहां के लोग एक डिजीज होता है एनोशिया, इससे सफर करते हैं। क्यों? इन दिस डिजीज दे बिकम वीक एंड कैन नॉट थिंक क्लियरली। इस डिजीज में वो पतले हो जाते हैं और अच्छे से सोच नहीं पाते। देखो हमने भी एक लॉ किया था, हेनरी लॉ। देखो हमने एक लॉ किया था, हेनरी लॉ। ये क्या कहता था, क्या कहता कि solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure। ये देखो solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure। अब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ों पर गए तो वहां पर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। अब अगर प्रेशर कम होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ब्लड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब बॉडी ब्लड में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, हमारे सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो क्या होगा? हम वीक हो जाएंगे, वीक, पतले हो जाएंगे, थक जाएंगे, थक जाएंगे, अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्या पता हम मर भी जाए वहां पर रहकर। तो देखो यही लिखा है, एट हाई एल्टीट्यूड पीपल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। दिस lead to the low concentration of oxygen in the blood and the tissue of the people living at high altitude
एज अ रिजल्ट लो ऑक्सीजन इन ब्लड, यही बेसिकली घुमाकर यही बोला गया है कि हेनरी लॉ की वजह से ऊपर जाते पहाड़ों पर तो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और हम अच्छे से सोच नहीं पाते। इससे डिजीज को क्या कहते हैं, एनोशिया। तो बस मेरा क्वेश्चन थे आपके। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी देना। थैंक यू बेटा।